सो हेलो गाइज वंस अगेन एक बार फिर से सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं अपना यूके ट्रिपल एसएससी ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में लेखा लिपिक और असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए। और जैसा कि कल मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हम बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट के न्यूमेरिकल भी आपको कराएंगे, तो मैं उन्हीं न्यूमेरिकल्स को कुछ लेकर आया हूं आप लोगों के लिए, जिससे कि आपको और बेहतर क्लैरिटी हो सके कि बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में मतलब किस तरीके से एक्चुअल में वो बनती है। और जब हमें कैश बुक का बैलेंस स्टार्टिंग में दिया होता है तो पासबुक का बैलेंस कैसे निकाला जाता है, और जब पासबुक का बैलेंस स्टार्टिंग में दिया जाता है तो कैश बुक का बैलेंस कैसे दिया जाता है, वो दोनों ही तरीके के क्वेश्चन मैंने अपनी आज की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में कवर किए हैं। ठीक है, तो चलिए इसी नोट के साथ सबसे पहले मैंने दो न्यूमेरिकल इसमें कवर किए हैं। एक में हम देखेंगे स्टार्टिंग में बेसिकली कैश बुक का बैलेंस और एक में हम देखेंगे स्टार्टिंग में पासबुक का बैलेंस। तो पहला जो न्यूमेरिकल है यहाँ पर देखिए, पहला न्यूमेरिकल क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ मिस्टर विनोद प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2017। 31 मार्च 2017 के लिए हमें बेसिकली मिस्टर विनोद की बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनानी है। ये सारी चीजें, सबसे पहले बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक ₹50,000 हमें स्टार्टिंग में गिवन है, ये हमारा स्टार्टिंग आइटम हो जाएगा। चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ₹6,000। चेक मिस्टर विनोद ने इशू तो किए सप्लायर्स के लिए, सप्लायर से कोई चीज उन्होंने खरीदी होगी तो उनको चेक के थ्रू पेमेंट किया, चेक इशू तो किए और हाथ के हाथ मिस्टर विनोद के अकाउंटेंट ने क्या किया, उसको अपनी कैश बुक से क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया अमाउंट को। ठीक है ना, क्रेडिट करने का मतलब कम कर दिया। लेकिन उस सप्लायर ने क्या किया, वो बैंक में उसको एनकैश कराने के लिए गया ही नहीं। तो वापस से हमें जो बेसिकली पासबुक हमारी मैच इसीलिए नहीं करेगी क्योंकि जब बैंक में नहीं गया तो बैंक में कहा, बैंक पासबुक में थोड़ी डिडक्ट किया बैंक वाले ने अभी तक। तो वापस से हमें बैंक पासबुक से अपने बैलेंस को मिलाने के लिए वो बेसिकली जो अमाउंट हमने पहले डिडक्ट किया था उसको वापस से जोड़ना पड़ेगा, है ना। उसके बाद द बैंक हैज डायरेक्टली कलेक्टेड डिविडेंड ऑफ ₹8,000 and credited to bank account but was not entered in the cash book। अब ऑटोमेटिकली आपने किसी कंपनी ने, आपने एक बात कर रहा हूं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मिस्टर विनोद की, मिस्टर विनोद ने किसी कंपनी के कुछ शेयर्स खरीदे होंगे, तो उन शेयर्स पे किसी कंपनी के बेसिकली वो मिला उनको डिविडेंड और वो डिविडेंड उनके सीधे खाते में गया। तो पासबुक में तो एंट्री हो गई लेकिन अकाउंटेंट को इसके बारे में कोई भी जानकारी हमारी नहीं थी। तो बेसिकली बैंक में जब भी पैसा आता है तो हम उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, और जब पैसा हम निकालते हैं तो उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो वो क्रेडिट कर दिया हमारे बैंक में, हमारे बैंक पासबुक में उसकी एंट्री कर दी, क्रेडिट कर दिया बेसिकली 8,000 रुपए से। लेकिन अकाउंटेंट को इसकी कोई भी जानकारी नहीं है कि वो डिविडेंड आया या नहीं आया। तो जब पासबुक वो मंगवाएगा बैंक से उसको इसके बारे में तभी पता लगेगा, और उसके बाद वो इस अमाउंट को 8,000 रुपए को क्या कर देगा, वो बेसिकली क्योंकि पासबुक में क्रेडिट कर दिया जा चुका है, जमा कर दिया जा चुका है, तो हमें कैश बुक में भी जमा करना पड़ेगा, यानी कि ऐड करना पड़ेगा। तो 8,000 रुपए को वो ऐड करेगा। इतनी बात क्लियर। देन उसके बाद बैंक चार्जेस ऑफ ₹400 वर नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। अब ऑटोमेटिकली मिस्टर विनोद या कोई भी फर्म होती है ना, वो अपने अकाउंट को मेंटेन करने के लिए बैंक में, बिजनेस अकाउंट को मेंटेन करने के लिए बेसिकली, या फिर बिजनेस अकाउंट जो मेंटेन किया जाता है बैंक में उसको क्या बोला जाता है, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट को मेंटेन करने के लिए कुछ पैसे बैंक जो है वो काटता है अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए, किसको, कंपनी को। और यहाँ पे कौन है, यहाँ पे मिस्टर विनोद एक ट्रेडर है, तो बैंक ने बैंक चार्जेस के नाम पर 400 रुपए काट लिए, यानी कि पासबुक में डेबिट कर दिया। लेकिन इस बारे में हमारे अकाउंटेंट को तो पता नहीं था। तो अकाउंटेंट कब हमारा बेसिकली कैश बुक में से माइनस करेगा, जब पासबुक हाथ में आ जाएगी, और बैंक की पासबुक में तो एंट्री है ऑलरेडी डिडक्शन की, किस चीज की, बैंक चार्जेस की। तो उसी हिसाब से क्या कर देगा, हमारी कैश बुक में भी डिडक्ट कर देगा। बात आ गई समझ में। Then last, a check for ₹6,000 was deposited
बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक। अब आपने किसी आदमी को या किसी डेटर को अपने जिसको आपने किसी उधार पे कोई चीज बेची, तो उसने कहा सर मैं चेक से पेमेंट कर रहा हूं। उससे पता लगा कि पेमेंट आ गया 6,000 रुपए का, ये चेक है मैं आपके नाम पे काट रहा हूं, आप पैसा कभी भी निकलवाते रहना। फिर जैसे ही उसने चेक दिया, विनोद के अकाउंटेंट ने क्या किया, उसको अपने अकाउंट में कैश बुक में एकदम बैंक अकाउंट में डेबिट कर दिया। लेकिन बेसिकली चेक जो है वो डिपॉजिट तो किया। अब वो चेक जो है जब बैंक में जाएगा, बैंक में अगर सेम ब्रांच में, कल भी बताया था, अगर सेम ब्रांच में अकाउंट है तो वो एक दिन में सेम डे हो जाता है। अगर सेम ब्रांच में अकाउंट नहीं है, सेम बैंक का नहीं है, तो उसमें टाइम लगता है। तो बेसिकली ये हो सकता है कि वो चेक क्लियर होने में थोड़ा टाइम ले बैंक। तो टाइमिंग डिफरेंस की वजह से भी बेसिकली वो 6,000 रुपए जो हमने तो क्या कर दिए थे, ऐड कर दिए थे, लेकिन एक्चुअली वो बैंक ने अभी तक कलेक्ट ही नहीं किया। यानी कि बैंक के पास वो आया नहीं, बैंक के नॉलेज में मतलब एक तरीके से आ तो गया, लेकिन उसकी एंट्री नहीं हुई, तो फिर वो आपको माइनस करने पड़ेंगे दोबारा से। तो यही सारी चीजें मैंने अगली स्लाइड में इसका पूरा सॉल्यूशन बना रखा है। देखिए सबसे पहले स्टार्टिंग में हमारे पास क्या है, बैलेंस एज पर कैश बुक कितना, 50,000 रुपए, और यहां पर कितना था, 50,000 रुपए। अब सबसे पहले चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है स्टार्टिंग में, और हमें निकालना है पासबुक का बैलेंस। यानी हमें पासबुक के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, जो भी नीचे चीज होगी ना उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, हमें पासबुक के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, पासबुक से बैलेंस को मिलाने के लिए कैश बुक के। तो यहां पर देखिए चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक इशू किया लेकिन सप्लायर ने उसको पेमेंट निकाला ही नहीं, कैश ही नहीं कराया, बैंक में लेके ही नहीं गया। माइनस कर दिया था अकाउंटेंट ने, लेकिन पासबुक में वो माइनस नहीं किया गया, तो दोबारा से उसको हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या कर दिया, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, वो हमने दोबारा से ऐड कर दिया, किसमें, अपनी कैश बुक में। डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, अब वो पासबुक में तो क्रेडिट कर दिया था, लेकिन अकाउंटेंट को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, तो 8,000 रुपए हमें ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, देन उसके बाद चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक। आप बड़े खुश हो गए कि हाँ जी चेक मिल गया, लेकिन उसको थोड़ा क्लियर होने में टाइम भी तो लगेगा कि आपने चीज उधार पे किसी को बेची थी, आपको चेक मिल गया, आप बड़े हैप्पी, लेकिन उसको क्लियर होने में टाइम लगेगा। आपने हाथ के हाथ जो है आपके अकाउंटेंट ने क्या कर दिया, पैसे जमे की एंट्री दिखा दी, पैसा जमा हो गया, लेकिन एक्चुअल में बैंक ने अभी उसकी ट्रांजेक्शन नहीं की। 31 मार्च में एकदम से ट्रांजेक्शन नहीं हुई, 1-2 दिन लगेंगे। तो वहां पर आपको जो आपने पैसा मतलब ऐड किया था कैश बुक में, अब वो आपको माइनस करना पड़ेगा पासबुक के हिसाब से। तो 6,000 रुपए आपने क्या कर दी, माइनस कर दी। देन उसके बाद बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय द बैंक। अब बैंक ने सर्विसेज प्रोवाइड कराने के नाम से आपके अकाउंट से सीधा सीधा पैसा काट लिया। पासबुक जब आएगी उसके बारे में आपको तभी पता लगेगा आपके अकाउंटेंट को, तो वो भी पैसा आपको माइनस करना पड़ेगा। और ये सारी चीजें माइनस करने के बाद जो पासबुक का बैलेंस होगा वो आएगा आपका 57,800। आप अपने बैलेंस एज पर पासबुक कितना आएगा, निकल के आपका 57,800। दोनों साइड का टोटल करोगे तो कितना आएगा, 64,000 और 64,000। तो हम बैलेंस एज पर पासबुक हमें पता लग गया कि हाँ 31 मार्च 2017 में हमारा पासबुक में 57,800 रुपए बैलेंस रहा। इसी हिसाब से हमने अपना मिलान किया, ठीक है ना, कैश बुक के बैलेंस को और पासबुक के बैलेंस को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां देखिए मैंने बोला है मैं एक एक चीज कराऊंगा बच्चों। यहां देखिए यहाँ पे द बैंक पासबुक, अब यहाँ पे पासबुक का बैलेंस देगा, हमें कैश बुक के बैलेंस फाइंड आउट करना है। The bank passbook of Messrs. Boss and Company showed a balance of rupees 45,000 on May 31st, 2017. Checks issued, पहला पॉइंट क्या है, checks issued before 31 मार्च 2017 amounting to rupees 259400। अच्छा मैं एक चीज बता दूं आपको बच्चों, जो चीज हम कैश बुक में ऐड करते थे ना, यहाँ पे वो उसका पूरा का पूरा जब स्टार्टिंग में पासबुक का बैलेंस होगा, जो चीज वहां ऐड करते थे यहाँ पे हम माइनस करेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे कैश बुक में तो हम बोलते हैं डेबिट करना पैसे आने को,
और निकालने को या पैसे जब जाता है हमारी तरफ से तो कैश बुक में हम उसको क्रेडिट करते हैं, लेकिन बैंक में इसका उल्टा होता है। बैंक में जब पैसा आता है तो हम क्रेडिट करते हैं, और बेसिकली जब बैंक से हमारा पैसा जाता है तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर चेक इशूड बिफोर मई 31 मई 2017 अमाउंटिंग टू ₹25,940 had not been presented for encashment। चेक इशू किया, ठीक है, लेकिन उसको प्रेजेंट नहीं किया इनकैश करने के लिए, देखेंगे। देन उसके बाद 2 चेक्स ऑफ ₹3900 एंड 2350 were deposited into the bank on May 31st, but the bank gave credit for the same in June 2017। 2 चेक आए, आपने किन्हीं लोगों को उधार पे कोई चीज बेची होगी, उनसे आपके पास 2 चेक आए, एक 3,900 रुपए का, एक 2,350 रुपए का। वो बेसिकली 31 मई में जमा किए गए, लेकिन उनको क्लियरेंस जून में कहीं जाकर मिला, ठीक है। तो उसके बाद देयर वाज आल्सो अ डेबिट इन द पासबुक ऑफ ₹2500 इन रिस्पेक्ट ऑफ चेक डिसऑनर्ड। सप्लायर ने जो चेक दिया, सप्लायर कह रहा हूं, जो डेटर ने जो आपको चेक दिया, पता लगा उसके अकाउंट में पैसा ही नहीं था, तो आपने तो खुशी खुशी डेबिट कर दिया आपके अकाउंटेंट ने, लेकिन बैंक ने जब वेरीफाई किया एंट्री करने के लिए तो पैसा ही नहीं निकला, तो वो बेसिकली डेबिट कर दिया गया पासबुक में। उसके हिसाब से हम कैश बुक में अपना बैलेंस निकालेंगे, कैसे कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। देखिए, सबसे पहले बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक कितना, 45,000, ठीक है। देन उसके बाद चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक। चेक जमा तो किए, चेक जमा तो किए, लेकिन अभी वो क्लियर नहीं हुए, अभी वो क्लियर नहीं हुए। क्लियर नहीं हुए का मतलब क्या हो गया कि आपने, आपके अकाउंटेंट ने खुशी खुशी आपके खाते में दिखा दिया, जी हाँ ठीक है, एक 3,900 रुपए का चेक लगा हुआ है, एक 2,350 रुपए का चेक लगा हुआ है, आ गया पैसा। आपने खुशी खुशी जैसे ये चेक आया, आपने आ गया पैसा, ये मान के आपने उसको अकाउंट कैश बुक में डेबिट बैलेंस और बढ़ा दिया, बैंक कैश बुक के बैंक कॉलम में आपने एंट्री करके और पैसा बढ़ा दिया। लेकिन एक्चुअल में वो पैसा जब पैसा कब आएगा, जब बैंक के पास वो चेक जाएगा और चेक की एंट्री करेगा बैंक, है ना। तो यहां पर चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, मतलब अभी क्लियर नहीं हुआ चेक। तो इट मींस हमें कैश बुक में हम क्या करते थे, वहां पे ऐसे केस में माइनस करते थे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे पासबुक के हिसाब से बोल रखा, मैंने बताया जब स्टार्टिंग में पासबुक का बैलेंस देंगे तो जो चीज हम वहां माइनस करते नहीं, यहाँ पे वो चीज क्या करेंगे, ऐड करेंगे, उसके सारा रिवर्स हो जाएगा। तो वहां पे कैश बुक में माइनस करते थे, यहाँ पे 2 चेक आए, एक 3900 का, एक 2350 का, तो उसको हम ऐड करेंगे क्योंकि कैश बुक में माइनस करते थे, सारा ट्रीटमेंट रिवर्स हो जाएगा। अब देन उसके बाद चेक डिसऑनर्ड रिकॉर्डेड ओनली इन पासबुक। डिसऑनर होने की एंट्री यानी कि डेबिट होने की, बेसिकली आपके अकाउंट को डेबिट कर दिया, कितने से, 2500 रुपए से, कि डिसऑनर हो गया चेक, ठीक है, डिसऑनर हो गया चेक। अब लेकिन उसकी एंट्री कैश बुक में तो की नहीं थी, आपने तो बड़ी खुशी खुशी, आपके अकाउंटेंट ने क्या किया था, पैसा चढ़ा दिया था जी बैंक कॉलम में कैश बुक की आ गया पैसा 2500 रुपए, लेकिन वो चेक डिसऑनर हो गया। तो वहां पे आपको कैश बुक में क्या करना था, माइनस पहले जो चढ़ा दिया था, लेकिन क्योंकि यहाँ पे रिवर्स होता है बिल्कुल उसके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको प्लस करेंगे 2500। देन उसके बाद नेक्स्ट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशू कर दिया सप्लाई के फेवर में, बैलेंस घटा भी दिया अकाउंटेंट ने बैंक कॉलम में से, लेकिन उसमें वो उसने प्रेजेंट ही नहीं किया कैश लेने के लिए बैंक के पास, वो लेके ही नहीं गया, एनकैश ही नहीं कराया, एनकैश बाद में जाके हुआ कहीं। तो बेसिकली हम वहां क्या करते थे, कैश बुक में ऐड करते थे, यहां क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ये सारी चीजें करने के बाद आपका बैलेंस एज पर कैश बुक कितना आ जाएगा, 27,810। दोनों साइड का बैलेंस मिला दीजिएगा। तो इस तरीके से हमारी बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में मैंने दोनों चीजें आपको बताई। ये ऐसे बनती है हमारी बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। जब ऊपर स्टार्टिंग में कैश बुक बैलेंस दिया हो और पासबुक का बैलेंस निकालना हो, तो मैंने आपको बताया जब ऊपर पासबुक का बैलेंस दिया हो, नीचे कैश बुक का बैलेंस निकालना हो, तो मैंने आपको बताया, ये सारी चीजें आपको बता दी। अब मैं पूरी तरीके से कह सकता हूं कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट आपका चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है।
तो फिलहाल इसी नोट के साथ आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच। और अगर ये प्लीज अच्छा लगे ना तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से हमेशा आपकी नॉलेज बढ़ेगी, कम नहीं होगी। थैंक यू सो मच।